हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारी पैसिफिक प्लेट जो है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि हमारा जो पैसिफिक ओशियन है धीरे धीरे करके पूरा का पूरा खत्म हो जाए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा भी बोला जा रहा है कि हमारा जो एशिया है फ्यूचर में अमेरिका के साथ जाके मिल जाएगा और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट यहां पे जन्म लेगा जिसका नाम होगा अमनेशिया। ग्लोबल वार्मिंग यहां बढ़ भी सकती है और कहीं कहीं हो सकता है कि कूलिंग के इफेक्ट भी हमें देखने को मिले। आखिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या बेनिफिट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर फिनोमेना के, और अगर ये एक्टिविटी हो भी रही है तो किस रेट से हो रही है और कितने टाइम बाद ये जो अमेरिका और एशिया के कॉन्टिनेंट्स हैं ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट अमनेशिया जन्म लेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि किस रेट से ये सब चल रहा है और इसके पीछे क्या कारण है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, दिस पार्ट इज एशिया और ये वाला जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया ये जो पार्ट है और दिस साइड दिस इज अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। तो इस साइड में है हमारे पास अमेरिका, इस साइड में है हमारे पास एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में जो एक सबसे बड़ी प्लेट यहां पे दिखाई दे रही है दैट इज द पैसिफिक प्लेट, जहां पे जो हमारा वाटर बॉडी है उसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली यहां पे पैसिफिक ओशियन जो है 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर हर साल छोटा होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका ऊपर का जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं लिथो। लिथो मतलब रॉक्स। मेनली जो क्रस्ट है वो लिथो से बनी हुई है। तो लिथोस्फीयर और रॉकस्फीयर, ये लिथोस्फीयर अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पे ही बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, जिसमें से 7 मेजर प्लेट्स हैं, 20 माइनर प्लेट्स हैं, जिसमें से 11 को हम ठीक से स्पेसिफाई कर पाते हैं और हजारों यहां पे माइक्रो प्लेट्स हैं। तो मेजर, माइनर एंड माइक्रो प्लेट्स, जो भी प्लेट हमारी 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से छोटी है उनको माइक्रो में लेते हैं, 1 से लेकर 20 के साइज में है उसको हम माइनर में लेते हैं और 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी प्लेट्स को हम लेते हैं मेजर प्लेट्स के अंदर में। तो हमारा पूरा अर्थ जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और इधर की तरफ में पैसिफिक। अगर हम ऊपर ऐसे घूम के आएंगे तो इधर से पैसिफिक और ये पैसिफिक जो है ये भी एक प्लेट का पार्ट है। तो ऐसी हमारी मेजर 7 प्लेट्स है, जिसमें एक नीचे एंटार्क्टिका प्लेट भी आपको दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर हम माइनर प्लेट्स की यहां पे बात करें तो कोकोस है, कैरेबियन है, इस इधर की साइड में देखेंगे जॉन डे फूका है, नास्का प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है और इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, सोमालियन प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है। ये हमारी माइनर प्लेट्स के पार्ट है। अब होता क्या है, हमारे अर्थ के अंदर में जो मेंटल पार्ट है उसमें जो हमारे इग्निशन चल रहे हैं, उसमें जो हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, उस प्रोसेस की वजह से मैग्मा बाहर आता है या फिर वो ऊपर वाले जो एस्थेनोस्फीयर है उसको फोर्स करता है और एस्थेनोस्फीयर ऊपर उसके जो क्रस्ट है उसको फोर्स करता है और हमें डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस या फिर ट्रांसफॉर्म 3 तरह की बाउंड्री का फॉर्मेशन वो करता है। यहां पे अगर हम देखें द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां पे जो हमारा जो पैसिफिक प्लेट है वो लगभग, जैसा कि आप इस में यहां देख पा रहे हैं, यहां पे एक रिंग ऑफ फायर का फॉर्मेशन होता है। यहां पे इस रिंग ऑफ फायर की फॉर्मेशन की वजह से लगभग पूरी दुनिया में आने वाले 100% वोल्केनो में से 75% वोल्केनो इसी रिंग ऑफ फायर रीजन में आते हैं। प्लस में जो पूरी दुनिया में जितने अर्थक्वेक आते हैं उसका जो मैक्सिमम लगभग 70-80% जो अर्थक्वेक्स है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, जहां पे जो पैसिफिक प्लेट है हमारे लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो वो एशिया के अंदर सबडक्ट हो रही है और अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो सबडक्ट हो रही है। तो ईस्ट पैसिफिक रीजन अमेरिका के नीचे सबडक्ट हो रहा है, यानी कि उस प्लेट के नीचे जा रहा है और वहीं पे हमारा जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन है और उसकी जो प्लेट है वो हमारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सबडक्शन प्रोसेस। इस डिस्टर्बेंस की वजह से इस पूरे रीजन के अंदर में वोल्केनो और अर्थक्वेक की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फिनोमिना की, जिसके अंदर में ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं डार्क शेडेड पार्ट जो है, दिस इज द पैसिफिक प्लेट। सो दिस इज द पैसिफिक प्लेट।
ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड हियर वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड द एशिया। तो ये प्लेट भारी हो जाने की वजह से मान लीजिए ये पर्टिकुलर जो प्लेट है ओशियनिक प्लेट है, और जो इसके साथ में है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट सामने आते हैं तो ओशियनिक भारी होने की वजह से इसके नीचे चली जाती है, इसी प्रोसेस को हम सबडक्शन बोल रहे हैं। और जब ये ओशियनिक प्लेट इसके नीचे जा रही है तो धीरे धीरे जब ये मैग्मा में एंटर करेगी, मेंटल में एंटर करेगी, तो ये भी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद कहीं ना कहीं से बाहर वोल्केनो की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अगर हम टोटल प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो प्लेट तो लिथोस्फेयर का पार्ट हो गया, टेक्टोनिक का मतलब है मूवमेंट, यानी जब इन प्लेट्स के अंदर में मूवमेंट होता है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये तीन तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है डाइवर्जेंट, जहां पे प्लेट जो है एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही है, यानी बाहर की तरफ जा रही है। तो जब ये मूवमेंट बाहर की तरफ होगी तो यहां से वोल्केनिक एक्टिविटी होके ये जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आता है। या फिर सेकेंड ये कन्वर्जेंट होता है, यानी पहला डाइवर्जेंट है, दूसरा हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट हो, और कन्वर्जेंट के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि हमारी एक जो लेयर है या फिर जो हमारी ओशियनिक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, और जब ये मेंटल के अंदर एंटर करेगी हाई हीट होने की वजह से, टेम्परेचर होने की वजह से मेल्ट डाउन हो जाती है, और कई बार ये मेल्ट डाउन होने के बाद ये कहीं बाहर से निकलती है और इस साइड में हमारे माउंटेन के फॉर्मेशन करती है। वहीं पे एक तीसरी तरह की और बाउंड्री बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें दो प्लेट जो है आपस में मूव तो कर रही है लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जस्ट इसमें एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और इसमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक या टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। वोल्केनिक एक्टिविटीज भी यहाँ पे ना के बराबर होती है। तो सबसे ज्यादा जो वोल्केनिक एक्टिविटीज आपको दिखाई देगी वो आपको दिखाई देगी कन्वर्जेंट और यहाँ पे डाइवर्जेंट फिनोमिना के अंदर। अब अगर हम बात करें यहां पे जो देख पा रहे हैं, दिस इज अमेरिका एंड दिस पार्ट इज द अफ्रीका। तो यहां इसके बीच में ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं एस, लगभग एस शेप की, यहां पे हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बीच में से टूट रही है, और टूटने के बाद ये दोनों आउटवर्ड मोशन में आ गए हैं, यानी कि बाहर की तरफ ये मूव कर रही है। और बाहर की तरफ मूव करने यानी प्लेट के अंदर अगर ये डाइवर्जेंट हो रहा है तो अंदर का मैग्मा बाहर निकलने के पूरे चांसेस है। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो मान लीजिए कि ये हमारी प्लेट है, और मान लीजिए ये हमारी प्लेट है और नीचे से मैग्मा फोर्स कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें हमारी जो प्लेट है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। एक पार्ट हमारा इस साइड चला जाएगा और एक पार्ट हमारा इस साइड चला जाएगा, और बीच में जो गैप बच गया है उस गैप में से हमारा जो मैग्मा है, अंदर की तरफ से जो मैग्मा यहां से निकल रहा है, अंदर की तरफ से जो मैग्मा निकल रहा है वो मैग्मा यहां पे आके डिपॉजिट हो जाता है। जब ये डिपॉजिट होगा तो डेफिनेटली यहां पे एक नई क्रस्ट यहां पे बनती है। आप इसको ज्योग्राफी में हम जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है उसमें हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो जो मेजर फोर्सेस हैं इसके श्रिंक होने के पीछे वो है अटलांटिक ओशियन का खुल जाना, यानी ये जो अटलांटिक ओशियन है अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये खुल रहा है, और ये इधर पुश कर रहा है, ये इधर पुश कर रहा है, और इसके अंदर में नई क्रस्ट यानी न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये जब ये फोर्स कर रहा है, इसी फोर्स करने की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये पार्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो जो पैसिफिक प्लेट यहां दिखाई दे रही है ये इसके नीचे चली जाएगी और ये इसके ऊपर यहां से आ जाएगी। और यही फिनोमिना की वजह से हमारा जो अभी पैसिफिक ओशियन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या फिर उसका जो रेट है खत्म होने का 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर एनुअली यहां पे चल रहा है। यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पे जो एक्सपेंशन हो रहा है अटलांटिक ओशियन का उसकी वजह से यहां पे एक नया सुपर कॉन्टिनेंट यहां पे बन सकता है, पेंजिया प्रॉक्सिमा, इन द डिस्टेंट फ्यूचर। अब कितना फ्यूचर? 200 से 300 मिलियन साल इस फिनोमिना को लगेंगे। हालांकि इस प्रोसेस का जो न्यू टेक्टोनिक है यानी जो अभी प्रेजेंट में जो चलती हुई मोशंस है वो हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है फ्यूचर में बिल्कुल अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जो हम बोल रहे हैं वो हो सकता है वो सच्चाई भी हो जाए। अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ओशियन करंट का डिसरप्शन यहां पे होगा, यानी जब दो लैंड मास जिसके बीच में एक बहुत बड़ा पैसिफिक ओशियन है अगर वो दोनों ही मिल जाए
तो पैसिफिक ओशन खत्म हो जाएगा, एक बड़ा लैंड मास बन जाएगा, और बड़ा लैंड मास बनने की वजह से सारा का सारा जो ओशियन करंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस एमनेशिया, अमेरिका एंड एशिया के बनने की वजह से। नेक्स्ट है एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटलिटी, यानी बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स यहां पे फॉर्मेशन हो जाएंगे। आप जानते हैं सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं ये, और मेजर कॉन्टिनेंट्स ही अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा लैंडमास एक साथ हमें मिलेगा और बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करेगा। हीट ट्रैप करने की वजह से रेनफॉल हो सकता है अफेक्ट हो जाए। तो यहां पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्यूचर में कि हमारे एक गर्मी यानी हीट जो है वो बढ़ जाए, कहीं कहीं पे रेनफॉल भी हो सकता है बढ़ने को मिले। हॉटर एंड ड्रायर इंटीरियर, यानी अगर ये बड़ा सा लैंड मास हो गया और इसके चारों तरफ, यानी ये है हमारे पास एमनेशिया, और इधर भी हमारे पास वाटर है, तो ये जो इसके नियर बाय वाला जो रीजन होगा दैट विल बी फ्लडेड, और ये पानी से फ्लड हो जाएगा। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, यहां भी पानी से फ्लडिंग हो सकती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा हीट हो जाए और ये डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। वहीं पे किसी किसी रीजन में, जैसे मैंने बताया कोस्टल रीजन के अंदर में, यहां पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश आए और फ्लडिड हो जाए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कुछ एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ एरिया वेटलैंड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेक्स लगून्स भी वहां पे जाके बन सकती हैं। अगर हम फर्दर बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, तो यहां पे जो CO2 है, डेफिनेटली जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी तो वेदरिंग प्रोसेस भी, यानी पहाड़ों के टूटने का और क्रस्ट के टूटने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अभी बढ़ जाएगी, और जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर में ट्रैप है वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकती है, और हो सकता है कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़े। और कुछ कुछ रीजन में जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा एयर में आ चुकी है गैसेस की, वहां पे हो सकता है सनलाइट ही ठीक से ना एंटर कर पाए और ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है, जैसा कि पास्ट में हमें कई बार देखने को मिला है। लास्ट हमारी जो आइस एज थी, प्लीस्टोसीन एज, जो अभी 12,500 साल पहले खत्म हुई है, लगभग 20 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी, वैसी ही कुछ कंडीशन हो सकता है फ्यूचर में जनरेट हो जाए। थर्मल अपलिफ्ट एंड इंक्रीज ओशियन बेसिन, क्योंकि जब अगर ऐसा कुछ होगा, कॉन्टिनेंट पास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओशियन बेसिन वो बढ़ जाए, और जब वो अटलांटिक जैसे ओशियन बेसिन बढ़ जाएंगे तो पानी का वॉल्यूम जो है वो कम हो सकता है। यहां पे हाइयर ब्रेकर ये भी हो सकता है कि यहां पे जो यंगर और शैलो हमारे पास ओशियन क्रस्ट यहां पे मिल सकती है, क्योंकि जब ये वाइड होगा तो नई क्रस्ट अंदर से निकल के आएगी, और नई क्रस्ट जो होती है कंपैरेटिवली थिन रहेगी। इंक्रीज जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज जैसे ये बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें अटलांटिक ओशियन के ऊपर में, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये वाइड करना बंद कर दे या फिर बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, जिसकी वजह से यहां पे और ये श्रिंक होना स्टार्ट कर दे। अब ये दूसरी प्रोसेस, जैसा कि अभी अब पैसिफिक ओशियन के अंदर में वो धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, अटलांटिक ओशन बढ़ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में फिर अटलांटिक ओशन बढ़ना बंद हो जाए और जो हमारा पैसिफिक ओशन है दोबारा से वो रेस करना स्टार्ट कर दे। ऐसे फिनोमिना हमारे पास्ट में भी हुए हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर में पढ़ते हैं। यह भी हो सकता है कि हमारे जो एमॉक है, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसमें हमारा अटलांटिक का जो पानी है वो नॉर्थ यूरोपियन साइड में गर्म पानी वहां पे पहुंचता है, अगर ये स्लो डाउन हो गया तो गर्म पानी यूरोपियन कंट्रीज तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उनके कोस्ट जो है बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएंगे और वो सी पोर्ट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें, जब ये कूलिंग यहां पे हो जाएगी तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाले रीजन के अंदर में बहुत ज्यादा कूलिंग हो सकती है, जिससे उनका जो इकोनॉमिक जो बिजनेस है सी पोर्ट के थ्रू जो होता है वो भी अफेक्ट होगा, प्लस में क्रॉप्स भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ओशियन सर्कुलेशन में वार्म वाटर वहां तक नहीं पहुंचा तो डेफिनेटली वहां ठंड भी हो सकती है। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो यहां पे द श्रिंकिंग ऑफ द पैसिफिक एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट विल अशर इन अ वास्टली डिफरेंट ग्लोबल क्लाइमेट, यानी कहीं पे बहुत ज्यादा हीट हो सकता है, कहीं पे बहुत कम हीट होगी, कहीं पे ग्लोबल कूलिंग हो सकती है, कहीं पे हो सकता है ग्लोबल हीट भी और या वार्मिंग भी स्टार्ट हो जाए। द अटलांटिक ओशियन करंटली एक्सपेंडिंग, अभी एक्सपेंड करने का हमें फिनोमिना इसमें दिखाई दे रहा है, और जो पैसिफिक प्लेट है वो धीरे धीरे स्क्वीज आउट हो रहा है,
will eventually follow the Pacific fate and close, leading to dramatic changes in the ocean current. टेम्परेचर बढ़ सकता है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंज हो सकता है, और अल्टीमेटली द हैबिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ वो बहुत ज्यादा सीवियरली अफेक्ट हो जाए. हो सकता है कि ह्यूमंस का या प्लांट का सर्वाइवल ही अर्थ पे ना हो पाए. बट ऐसी चीजें का जो प्रोसेस होता है, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस से चलता है. और जो हमारी जो एक्टिविटीज है, हमें वो 200-300 मिलियन साल में कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाई देगी. तो डेफिनेटली इमीडिएटली तो इसका हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें चलती रही तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जहां ह्यूमन सर्वाइवल भी खतरे में आ सकता है. अगले 100-150 साल में इसका इंपैक्ट तो थोड़ा थोड़ा हमें जो दिख रहा है वही हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट बन के आ सकता है. तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से मैं, जैसे मैंने आपको बताया, पैसिफिक ओशन किस वजह से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, किस वजह से वो स्क्वीज हो रहा है और किस रेट से हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है. और भी अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी. थैंक यू.